हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ UEE का लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इल्यूमिनेशन। ठीक है, और आज से हम लोग इस चैप्टर को, मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर नंबर 0 में कि हम लोग इसको MCQ के स्टाइल में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हमें अब उस तरह से पढ़ना है कि हमें नॉलेज भी हो जाए, अगर कहीं लिखने को आए तो हम लिख भी लें, लेकिन मेन फोकस हमारा है कि हम इस पर आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को कर सकें। अब सीधे प्रश्न पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो पहले सब्जेक्ट को समझ लेना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो MCQ में पूछी जाती हैं। देखो, सेमेस्टर में बहुत सारी फालतू चीज़ें भी होती हैं जो MCQ में नहीं आता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी लेक्चर के अंत में जो मैं आज पढ़ाऊँगा उसका MCQ भी आपको करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए, ज़्यादा समय बर्बाद ना किया जाए और अपना पढ़ाई शुरू किया जाए। तो देखिए सबसे पहला हेडिंग है हमारा प्रकाश। ठीक है, चैप्टर का नाम इल्यूमिनेशन है, उसका पहला हेडिंग है प्रकाश। देखो, आपको ये हेडिंग अपने नोट्स में उतारना है और मैं आपको बताऊंगा बहुत शार्ट में आपको नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है क्योंकि लिखने वाला एग्जाम तो होने वाला नहीं है। तो आपको एकदम शॉर्टकट में चीज़ों को नोट कर लेना है, ठीक, ताकि एक सीक्वेंस बना रहे कि हाँ इस क्रम में हमको एक चैप्टर पढ़ना है। देखो, जब तक आप क्रम से पढ़ाई नहीं करेंगे ना, सीधे लगेंगे क्वेश्चन लगाने, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें सही से आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ की है उसको जब आप सीक्वेंस में फिट करेंगे तभी वो समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका हेडिंग हो गया प्रकाश। ये हेडिंग आप लोग डालेंगे जब, मतलब कहीं भी जब पूरा टॉपिक कर लूँगा तो वीडियो को पॉज करके जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आपको लिख लेना है शॉर्टकट में एकदम। ठीक है, तो देखिए, और जो लोग नहीं लिख पाएंगे उनके लिए PDF वगैरह मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपका फोकस मेन ये होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को शॉर्टकट में समझ लेना है, बाद में इसका MCQ लगाना है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखने वगैरह पर जोर देना है। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है आप बहुत पहले से भी ये जानते होंगे। प्रकाश की परिभाषा होती है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सा इस डिफिनीशन को हम लोग और हाई लेवल पे ले चलेंगे। इस चैप्टर के लिहाज से प्रकाश की परिभाषा क्या होगी, तो प्रकाश, देखो, प्रकाश ऊर्जा तो है, लेकिन कैसी ऊर्जा है, तो विकिरण की ऊर्जा है। विकिरण माने, देखो, जब किसी पिंड से, जब कोई पिंड है, ठीक, और इससे जब तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलने लगती है, तरंगों के रूप में, तो उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विकिरण की ऊर्जा। ये तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखो, यही सब क्वेश्चन बनता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि MCQ में देखो इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो तरंगे निकलती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक, इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इन्हीं तरंगों के रूप में जब ऊर्जा निकलती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं विकिरण ऊर्जा। तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा होती है, यानी ये तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये ऊर्जा करती क्या है? ऊर्जा कोई ना कोई कार्य ही तो करती है, ऊर्जा के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। तो ऊर्जा क्या करेगा? तो ये ऊर्जा जो है, जो प्रकाश वाली ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा, ये क्या करता है कि ये मानव नेत्र में, मतलब मानव नेत्र के जब रेटिना पर एक गिरता है तो वहाँ विजुअल सेंसेशन उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अब देखो, हमें न तो इतना ज़्यादा अभी बायोलॉजी में जाना है, न तो फिजिक्स में जाना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है ये सब्जेक्ट खत्म करना, टाइम बहुत कम अब बचा है, आपको बताइए। तो हमें अब बहुत डेप्थ नहीं, मुद्दे की बात ध्यान से सुन लो। प्रकाश एक विकिरण की ऊर्जा है जो मानव नेत्र पर विजुअल सेंसेशन उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको नोट्स में यही एक लाइन बस लिख लेना है। ठीक है, कि विकिरण ऊर्जा है, विजुअल सेंसेशन उत्पन्न करता है, बात खत्म। MCQ में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिएगा कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो आगे मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए, अब प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत होते हैं दो, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी प्राकृतिक, आर्टिफिशियल माने जिसको मनुष्य ने बनाया हो। नेचुरल स्रोत क्या है? तो सूर्य नेचुरल स्रोत है प्रकाश का, सब लोग जानते हैं। और आर्टिफिशियल स्रोत क्या है प्रकाश का? तो आर्टिफिशियल स्रोत में आ जाएगा आपका जो भी आप ट्यूबलाइट, ठीक है, बल्ब, ये सब आर्टिफिशियल स्रोत हैं जो मनुष्य ने बनाया हो। तो ये प्रकाश के आर्टिफिशियल स्रोत होते हैं, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। अब देखो, इल्यूमिनेशन, अब इस चैप्टर का नाम ही आपका अगला हेडिंग हो जाएगा कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। मतलब एक शब्द है प्रकाश, एक शब्द है इल्यूमिनेशन। तो देखो, आपको ये पता चला कि प्रकाश पैदा होता है प्रकाश के स्रोत से, मतलब कोई प्रकाश का स्रोत होता है जो विकिरण ऊर्जा पैदा करेगा। अब क्यों करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब लाइट पैदा कैसे होता है कि आपका कोई एक पिंड रहेगा, वही लाइट पैदा करेगा। चाहे ये पिंड यानी जो स्रोत जिसको आप कहिए, तो ये जो स्रोत है ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल
नेचुरल यानी सूर्य वगैरह हो सकते हैं, आर्टिफिशियल यानी मनुष्य बना सकता है। तो जो भी ये स्रोत है इसमें से आप कुछ करेंगे, कुछ उपाय लगा देंगे, ठीक है। तो या प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा होता हो, अपने आप होता हो कि वहाँ से विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलने लगती है और उसी को हम लोग कहते हैं कि हाँ इससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। और उस प्रकाश ऊर्जा की मदद से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक। तो अब इल्यूमिनेशन क्या होता है, प्रदीपन। तो देखो किसी सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की मात्रा, मतलब प्रकाश यहाँ से उत्पन्न हो रहा है लेकिन जब वो किसी सरफेस पे गिर रहा है तो उसकी कितनी मात्रा सरफेस पे गिर रही है, ठीक। मतलब वो प्रकाश जो है वो उसकी सहायता से हमें कितनी आसानी से वस्तुएं दिखाई देंगी, ये चीज़ कहलाता है इल्यूमिनेशन। यानी इसको आप परिभाषित ऐसे करेंगे कि किसी सतह पर गिरने वाले या आपतित होने वाले प्रकाश की मात्रा को इल्यूमिनेशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। मतलब इल्यूमिनेशन उस प्रकाश की मात्रा है, मतलब प्रकाश समझ लो कि एक काज है, कारण है, और उसका रिजल्ट है इल्यूमिनेशन। मतलब प्रकाश एक काज है, कारण है, जो पैदा क्या करता है, जिसकी वजह से हमें प्राप्त क्या होता है, तो हमें प्राप्त होता है इल्यूमिनेशन। समझ रहे हो बात को। हालांकि दोनों शब्दों का कई जगह पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो इतना ज़्यादा हमें अब व्याख्या नहीं करना है। बस सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की मात्रा को इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये हो गया। अभी इतने में भी MCQ टाइप के क्वेश्चन बस यही एक बन सकता है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अब धीरे धीरे आप MCQ की तरफ आगे बढ़ेंगे कि मतलब क्या MCQ में क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अब आगे देखिए प्रकाश की प्रकृति। अब हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्रकाश की प्रकृति पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रकाश की उत्पत्ति होती कैसे है, ठीक। मतलब प्रकाश अगर तरंग है, प्रकाश ऊर्जा है और ये ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है, तो आखिर ये तरंग उत्पन्न कैसे हो जाते हैं, आपको ये समझना है। तो देखो सीधी सी बात यह है कि आपको ये पता है ना कि हमारे आसपास में पिंड होते हैं, जो भी वस्तुएं दिख रही हैं जिसमें भी द्रव्यमान है वो सब पिंड है। तो मान लो कि ये एक पिंड है, ठीक, और ये चारों ओर माध्यम से घिरा हुआ है, चारों ओर इसके माध्यम है, ठीक है, हवा है, पानी है, जो भी है वो सब आसपास के माध्यम है। तो ये आसपास के माध्यम है। अब यही पिंड जो है हो सकता है कि यही प्रकाश का स्रोत बन जाए, यही प्रकाश उत्पन्न करने लगे। कैसे, क्या ऐसा करेंगे, और ऐसा हम करते हैं। हम किसी एक पिंड को ही प्रकाश का स्रोत बना देते हैं। बल्ब है, नॉर्मली वो बल्ब इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक, और हम कुछ उसमें ऐसा करते हैं कि ये प्रकाश देने लगता है। तो देखो सीधी सी बात याद रखो, एकदम इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सीधी सी बात है कि अगर कोई पिंड का आप टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर इस पिंड का टेम्परेचर आप बढ़ा दें, किससे ज़्यादा बढ़ा दें, आसपास के माध्यम से। अगर फिलहाल जितना तापमान माध्यम का है उतना ही तापमान इस पिंड का है, लेकिन अगर आप इस पिंड का तापमान आसपास के माध्यम से ज़्यादा कर दें तो ये पिंड सीधी सी बात है कि अपने अंदर से ऊर्जा का विकिरण करने लगेगा। याद हुआ कि मतलब अगर कोई पिंड है आसपास के माध्यम से घिरा हुआ है और अगर आप इस पिंड का तापमान आसपास के माध्यम के तापमान से ज़्यादा कर दें तो ये ऊर्जा का विकिरण करने लगेगा। अब सुनो, ये जो ऊर्जा का विकिरण है, तो अब एक बात और कि इस पिंड को जो ऊर्जा का विकिरण करेगा इसको हम लोग कहेंगे तप्त पिंड या तप्त वस्तु, इंग्लिश में कहेंगे इनकैंडेसेंट बॉडी, ठीक, तप्त वस्तु इसको हम लोग कहेंगे। मतलब क्योंकि आपने इसका तापमान बढ़ा दिया, आसपास के माध्यम से इसको गर्म कर दिया तो ये इसका तापमान बढ़ गया, तो ये उष्मा का ये ऊर्जा का विकिरण करेगा। अब ऊर्जा का विकिरण दो रूपों में करेगा, एक करेगा उष्मा के रूप में और एक करेगा प्रकाश के रूप में। मतलब कभी करेगा उष्मा के रूप में, कभी करेगा प्रकाश के रूप में। अब जब ये प्रकाश के रूप में करने लगेगा तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये लाइट का सोर्स है, ये प्रकाश का स्रोत है, यही प्रकाश का स्रोत बन जाएगा। यही काम हम लोग करते हैं बल्ब में। अगर आप कोई बल्ब ऑन करते हैं तो उस बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जब उसमें धारा जाती है तो रियलिटी में आप उस पिंड का जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो एक पिंड ही तो है, वस्तु ही तो है, तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, करंट प्रवाहित करा के आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऊर्जा का विकिरण करने लगता है, और ऊर्जा का विकिरण दो रूपों में करता है। उष्मा की ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है, तो ये ऊर्जा का विकिरण दो रूपों में करता है, उष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में, ठीक। तो अब सुनो, कब उष्मा पैदा होगी और कब प्रकाश पैदा होगा, जरा इसके पीछे भी एक तर्क है, बात को समझो। देखो जब कोई वस्तु को आप गर्म करते हैं तो पहले वो होता है रेड हॉट, मतलब पहले वो लाल रूप में, मतलब एकदम लाल हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है।
और जब याद रखना कि जब वो वस्तु रेड हॉट होता है, मतलब जब वो गर्म होके लाल हो जाता है, ठीक है, गर्म होके एकदम लाल हो जाता है, तो उस समय उससे जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, आप उसको ऊर्जा तरंगे कहिए, तो जो ऊर्जा तरंगे निकलती हैं या जो विकिरण की तरंगे निकलती हैं, वो उन तरंगों का, तरंग में आपको एक चीज़ पता है, तरंग में आप जरूर फिजिक्स में पढ़े होंगे, तरंग में एक चीज़ होता है तरंगदैर्ध्य। ठीक, तरंगदैर्ध्य आप सुने हैं ना कि तरंगे इस तरह से श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती हैं, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ ये मतलब ये क्रेस्ट और वैली, श्रृंग और गर्त आप सुने होंगे। ठीक, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, ये जो दूरी होती है इसी को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्ध्य। ये सुने होंगे आप लोग, फिजिक्स में इतना पढ़े होंगे। ठीक, और ये दूरी बहुत कम होती है, मतलब ये एंगस्ट्राम में होती है ये दूरी, मतलब हम लोग इस दूरी को एंगस्ट्राम में व्यक्त करते हैं, यानी एक एंगस्ट्राम में होता है 10⁻10 मीटर, मतलब ये दूरी बहुत कम होती है। इस तरह से तरंगें चलती हैं, ऊर्जा की जो तरंगें होती हैं। तो अब इसको जरा से याद रखिएगा कि जब हम किसी पिंड को गर्म करते हैं तो पहले वो होता है रेड हॉट, बाद में होता है वाइट हॉट, मतलब पहले वो गर्म होकर लाल हो जाता है और ज़्यादा उसको गर्म करोगे तो गर्म होकर सफ़ेद हो जाएगा। ठीक, सफ़ेद हो जाएगा, गर्म होकर वाइट हो जाएगा। तो जब वो रेड हॉट होता है, जब वो वस्तु रेड हॉट होता है, तो उस स्थिति में उसके अंदर से जो तरंगे निकलती हैं उनका तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है। इस बात को याद रखना, उनका तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और जब धीरे धीरे और ज़्यादा आप उसका तापमान बढ़ाते जाएं तो वो वाइट हॉट हो जाता है। वही वस्तु जो लाल रूप गर्म होकर लाल हो गया था वो गर्म होकर सफ़ेद हो जाएगा, और तब उसका जो तरंगदैर्ध्य है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जब ये कम होते 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 और इसका तरंगदैर्ध्य इतना हो जाएगा 7800 एंगस्ट्राम, तो आपको उसके अंदर से प्रकाश दिखने लगेगा और कम होता जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना कि जो दृश्य प्रकाश की तरंगें होती हैं उनका तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, ये भी आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आप जानिए कि जो हमें दिखाई देने वाली प्रकाश की तरंगें होती हैं, प्रकाश के जो रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंग होते हैं ना प्रकाश में। ठीक, कौन कौन रंग होते हैं याद होगा आपको, कौन कौन रंग होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये टोटल 7 रंग होते हैं, और इन 7 रंगों का मिश्रण जो होता है वो सफ़ेद होता है, ये पता है ना। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये रेड हॉट होता है तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, और ठीक है, और जब इसको आप और ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये वाइट हॉट हो जाता है पिंड, और जब ये वाइट हॉट हो जाता है तो तरंगदैर्ध्य डाउन होने लगता है, और ये डाउन होते होते 7800 एंगस्ट्राम, फिर इससे भी कम 7700 एंगस्ट्राम, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते ये इतने रेंज में जब पहुँच जाता है तो इससे हमें सफ़ेद रंग का प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, या जिस रेंज में रहेगा उस रेंज का हमें प्रकाश मिलेगा। अगर पूरे रेंज में है तो पूरे का मिश्रण मिलेगा, यानी हमें सफ़ेद प्रकाश मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब एक चीज़ और, जब ये रेड हॉट होता है, जब कोई पिंड रेड हॉट होता है तो उससे जो उच्च तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड, ये याद रखिएगा, इंफ्रारेड। अब ये इंफ्रारेड क्या होता है? तो इंफ्रारेड जो तरंगे होती हैं ये आँख को दिखाई नहीं देती हैं, मतलब ये तरंगे याद रखना विजुअल सेंसेशन नहीं पैदा करती हैं, इसीलिए ये जो तरंगे हैं ये विजुअल मतलब नेत्र पर विजुअल सेंसेशन नहीं पैदा करती हैं, इसलिए इन तरंगों के द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये तरंगे ऊष्मा पैदा करती हैं, मतलब ये तरंगे जो हैं ये हीट सेंसेशन हम इंसान को या किसी भी व्यक्ति को हीट सेंसेशन पैदा करती हैं, न कि विजुअल सेंसेशन, इसीलिए हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक, यानी जब कोई वस्तु रेड हॉट होता है, जैसे आप देखे होंगे अगर हीटर जल रहा है तो हीटर रेड हॉट होता है, तो रेड हॉट का मतलब उसके अंदर से मोस्टली मतलब मैक्सिमम उसके अंदर से इंफ्रारेड तरंगे ही निकल रही हैं, उच्च तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे निकल रही हैं। इनका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, इनका तरंगदैर्ध्य 8000 एंगस्ट्राम से के आसपास में होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है इनका। तो अब ये जो तरंगे होती हैं ये
इंफ्रारेड, इनको नाम देते हैं इंफ्रारेड तरंगे। ये सिर्फ ऊष्मा प्रदान करने का काम करती हैं, याद रखिएगा। मतलब इनसे हमें केवल गर्मी मिलती है, ठीक। हालांकि थोड़ा बहुत ये वाली भी एक दो तरंग, थोड़ी बहुत मात्रा इस रेंज के तरंगों की भी मिल सकती है। जैसे आप देखे होंगे कि जब वो लाल दिखाई देता है तो अब मान लो कि इंफ्रारेड तरंगे निकल रही हैं, थोड़ी बहुत लाल तरंगे भी निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा उसमें इंफ्रारेड की है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कि हाँ ये हमें ऊष्मा दे रहा है, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जब आप उसका तापमान बढ़ाएंगे पिंड का, तो वो जब व्हाइट हॉट हो जाएगा तो ये जो तरंगे हैं उनका तरंग दैर्ध्य कम होने लगेगा, और जब उनका तरंग दैर्ध्य कम होने लगेगा तो वो दृश्य प्रकाश वाले, तब उनसे दृश्य प्रकाश पैदा होगा। और वो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं इस रेंज वाली, जिनको हम लोग दृश्य तरंगे कहते हैं, ये विजुअल सेंसेशन पैदा करती हैं, यानी इनकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और तब हम कहेंगे कि प्रकाश, वो जो वस्तु है वो प्रकाश का स्रोत बन गया, ठीक। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ऐसा भी नहीं है कि जब वो ये वाला तरंगे पैदा करेंगी तो ये वाला बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, जब आप पिंड को रेड हॉट से वाइट हॉट बना दिए तो भी उसके अंदर से ये वाली तरंगे भी निकलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये तरंगे एकदम समाप्त हो जाती हैं, हाँ, लेकिन इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। शुरू में जब वो रेड हॉट होता है तो मोस्टली जो तरंगे निकलती हैं वो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, यानी इंफ्रारेड होती हैं, ठीक। और धीरे धीरे जब आप वाइट हॉट उसको बनाएंगे तो इंफ्रारेड की मात्रा थोड़ी कम होती है, और जो विजुअल तरंगे हैं, यानी जो दृश्य तरंगे हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है, और तब हमें तब वो वस्तु प्रकाश का स्रोत बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो प्रकाश का स्रोत बन जाएगा तो केवल लाइट देगा, ऊष्मा नहीं देगा, ठीक। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि शुरू में पहले सिर्फ हीट देगा, और बाद में जब उसका तापमान और ज़्यादा हो जाएगा तो वो हीट प्लस लाइट दोनों देगा। ये बात समझ में आया? तो अभी तक का, अब देखो, इससे तमाम तरह के MCQ बन जाएंगे। जो अभी मैं आपको बात बताया हूँ, इससे तमाम तरह के MCQ बनेंगे, ठीक। जैसे अब देखो, MCQ तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन एक दो एग्जांपल अभी यही हो गया कि इसमें आपको ये तरंग दैर्ध्य का रेंज पूछ सकता है कि दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य किस रेंज में आता है, तो 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, ठीक। अब ये याद रखिएगा कि जो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, ठीक। मतलब देखो, पढ़ने का यही उद्देश्य होता है। जब आप फीलिंग के साथ किसी चीज़ को पढ़ लेंगे, जैसे आपको ये बात समझ में आ गया कि प्रकाश पैदा कैसे होता है, ठीक। शुरू में गर्म करो तो रेड हॉट बना, उसके बाद और गर्म करो तो व्हाइट हॉट बना। रेड हॉट से जो प्रकाश निकलता है, देखो ये भी एक MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि रेड हॉट से जो प्रकाश, जो तरंगे निकलेंगे, उसको प्रकाश मत कहिए, जो तरंगे निकलेंगी उनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, उनको नाम क्या देंगे? इंफ्रारेड तरंगे, ठीक। और ये इंफ्रारेड तरंगे ऊष्मा पैदा करती हैं, मतलब ये विजुअल सेंसेशन नहीं बल्कि हीट सेंसेशन पैदा करती हैं। और जो जब उस पिंड के तापमान को आप बढ़ाते हैं तो व्हाइट हॉट बन जाएगा, और इससे जो तरंगे निकलेंगे उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, ठीक। और अब वो दृश्य वाले रेंज में आ जाएगा, क्योंकि यही तरंग दैर्ध्य जो यहाँ से यहाँ तक की जो तरंगे होती हैं 4000 से 7800 वाली, यही विजुअल सेंसेशन पैदा करती हैं, यानी यही दिखाई देती हैं। इसके नीचे वाला भी नहीं दिखाई देने का काम करता है, वो भी वस्तुओं को दिखला नहीं सकता है, और इसके ऊपर वाला भी नहीं दिखला सकता है। वस्तुओं को दिखलाई देने का काम सिर्फ और सिर्फ ये इतने ही रेंज की तरंगे करती हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं दृश्य तरंगे। अब इसमें अलग अलग रंग के प्रकाश की तरंगे आती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि सबसे कम जो 4000 एंगस्ट्राम होता है ये बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, और सबसे ज़्यादा ये लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर, ये मुझे मतलब पूरा उम्मीद है कि MCQ में ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश का? बैगनी, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश का? लाल। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरह से ऊर्जा पैदा होती है। तो अब इस हेडिंग को आप कॉपी में लिखेंगे कैसे, इसको फटाक से मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। नेचर ऑफ लाइट हेडिंग डालिएगा, इसके अंदर बस इतना लिखिएगा कि वस्तु को गर्म करने पर सर्वप्रथम वो रेड हॉट हो जाता है, फिर व्हाइट हॉट बन जाता है, ठीक। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। रेड हॉट उच्च तरंग दैर्ध्य की तरंगे, ऐसे मतलब हेडिंग ऐसे डैश देके, उच्च तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित करता है, ठीक। ब्रैकेट में कर दीजिएगा कि इंफ्रारेड तरंगे, मतलब इनको इंफ्रारेड तरंगे कहते हैं, इंफ्रारेड तरंगे कहते हैं। आगे डैश देके लिख दीजिएगा ऊष्मा। देखो, नोट्स जब MCQ वाला नोट्स होता है ना, तो इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जाता है, बस ऐसा बनाया जाता है कि आप देखें तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ कि हाँ ऐसा होता है। तुरंत ऐसे लिखो कि हाँ रेड हॉट, और रेड हॉट के आगे ऐसे डैश दे दो, और यहाँ लिख दो उच्च तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे, ठीक है। बस ऐसे लिख दो, फिर आगे लिख दो उसी में ब्रैकेट में इंफ्रारेड, मतलब इनको इंफ्रारेड तरंगे भी कहते हैं, और फिर उसी में डैश देके ऐसे लिख दो हीट, मतलब ये हीट के लिए उत्तरदायी होती हैं, ऊष्मा पैदा करने के लिए। फिर आप दूसरा चीज़ लिख देंगे व्हाइट हॉट,
जब वस्तु व्हाइट हॉट हो जाएगा तो कैसी तरंगे पैदा होंगी, तो निम्न तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे पैदा होंगी। ये इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, दृश्य तरंगे, यानी विजुअल इनको तरंगे कहते हैं, ठीक है, विजुअल वेव्स। वैसे आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसका तो हिंदी भी इंफ्रारेड ही होता है, नहीं इसका हिंदी होता है औरक्त, इसका हिंदी होता है क्या, औरक्त विकिरण होता है, औरक्त तरंगे या औरक्त विकिरण, इसको आप लिख देंगे दृश्य तरंगे, ठीक है। ये क्या पैदा करती हैं, तो ये विजुअल सेंसेशन पैदा करती हैं, यानी लाइट पैदा करती हैं ना ये, ठीक। तो ये से आप अपना शॉर्टकट में इसको, इस हेडिंग को आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना। चलो अच्छा, और नोट में एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि दृश्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। 7800 एंगस्ट्राम लाल रंग के प्रकाश का, 4000 एंगस्ट्राम बैंगनी रंग के प्रकाश का। ये जरूरी है, इतना चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए अभी हमारा जो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं प्रकाश की प्रकृति, उसमें आगे हमें अब ये बताना पड़ेगा या जानना पड़ेगा कि रेडिएंट इफिशियंसी, विकिरण दक्षता क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया ना कि पिंड होता है, ठीक, और पिंड के अंदर से जब हम लोग पिंड को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर से जब वो वाइट हॉट हो जाता है तो उसके अंदर से लाइट की किरणें निकलने लगती हैं, लेकिन निकलती और भी किरणें हैं, ठीक है, मतलब इंफ्रारेड किरणें या मतलब हर तरंगदैर्घ्य की किरणें निकलती हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि लाइट वाली किरणें ठीक ठाक मात्रा में निकलने लगती हैं। तो यहाँ पे रेडिएंट इफिशियंसी क्या होता है, तो ये देखिए, रेडिएटेड लाइट एनर्जी, मतलब यहाँ से जो प्रकाश ऊर्जा वाली तरंगें निकलेंगी उनकी मात्रा अपॉन टोटल रेडिएटेड एनर्जी, जो टोटल ऊर्जा निकलेगी उनकी मात्रा, मतलब जो प्रकाश ऊर्जा यहाँ से निकलेगा, जो प्रकाश ऊर्जा रेडिएट होगा उनकी मात्रा, अब बटे में जो टोटल ऊर्जा रेडिएट होगा उसी को हम लोग कहते हैं विकिरण दक्षता। बात समझ में आए ना। तो मान लो कि सपोज दैट कि यहाँ से 20 जूल जो है, मतलब जो तरंगे निकल रही हैं उनको अगर आप ऊर्जा में देखें तो मान लो कि 20 जूल प्रकाश ऊर्जा यहाँ से निकल रहा है, और मान लो कि 80 जूल और मान लो कि यहाँ 100 जूल टोटल ऊर्जा निकल रहा है, सपोज दैट। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो बाकी ऊर्जा निकल रहा है यहाँ से, जाहिर सी बात है बाकी ऊर्जा का मतलब यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा ही है, तो मान लीजिए कि 80 जूल जो है ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है, तो टोटल हो गया 100 जूल, तो 20/100 कर देंगे तो आपका रेडिएशन इफिशियंसी निकल जाएगा। अब देखो इस पे छोटा मोटा MCQ आ सकता है कि ऐसे आपको दे देगा एग्जाम में कि अगर किसी तप्त पिंड से 20 जूल प्रकाश ऊर्जा निकल रही हो और अन्य ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा 80 जूल निकल रही हो, तो बताइए उसकी रेडिएशन इफिशियंसी कितनी होगी। तो आपको तुरंत 20/100 कर देंगे, 20/80 नहीं करेंगे, 20/100, क्योंकि टोटल एनर्जी तो 100 हो गया ना। तो देख लीजिएगा MCQ इस पे बन सकता है। तो आपको रेडिएशन इफिशियंसी समझ में आ गया, रेडिएंट इफिशियंसी ये क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और जान लीजिए, देखो ये जो रेडिएशन इफिशियंसी है ये बहुत मतलब अच्छे पिंडों का भी ये 20% से ज़्यादा होता नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर कोई पिंड है जिसको आप पूरी तरह से गर्म कर दिए हैं, वो एकदम वाइट हॉट हो गया है, और वो जैसे आपको बताया हो ना कि 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक प्रकाश की किरणों का होता है तरंगदैर्घ्य। ये प्रकाश की किरणें होती हैं, दृश्य प्रकाश की किरणें। तो अगर जो पिंड है अगर वो 4000 एंगस्ट्राम, देखो सबसे पहले तो रेड हॉट होगा तो 9000 एंगस्ट्राम, 8000 एंगस्ट्राम इसका निकालेगा, ठीक है। और ये उष्मा वाली रेंज में आता है, इंफ्रारेड तरंगें होती हैं, ये केवल उष्मा पैदा करती हैं, प्रकाश नहीं पैदा करती हैं। फिर धीरे धीरे जब आप उसको और गर्म करेंगे तो वो छोटे तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें भी निकालना शुरू करेगा। तो अचानक नहीं ना 4000 निकालने लगेगा, पहले तो 7800, फिर 7700, फिर 7000, फिर 6000, फिर 5000, मतलब ऐसे करेगा। तो जब पिंड उतना गर्म हो जाए, उसका टेम्परेचर उतना हो जाए कि वो 4000 एंगस्ट्राम की भी तरंगें, जो न्यूनतम तरंग निकाले वो 4000 एंगस्ट्राम का भी निकालने लगे, उस स्थिति में भी जो रेडिएशन इफिशियंसी होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ये देखा गया है। यानी आप खुद सोचिए कि हम किसी भी पिंड से जो प्रकाश प्राप्त करते हैं, जो हम लोग उससे प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ प्रकाश प्राप्त करें। बहुत अच्छे पिंडों का भी ज़्यादातर उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो उष्मा के रूप में ही निकलती है, कम ही ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है। सोचो, मतलब अभी इससे ज़्यादा रेडिएशन इफिशियंसी हम पा भी नहीं पाते हैं। और जानते हैं ये रेडिएशन इफिशियंसी लगभग किस तापमान पर
प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है लगभग 6200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। मतलब जब पिंड का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब जाके हमको 20% रेडिएशन इफिशियंसी प्राप्त होती है। यानी जो टोटल ऊर्जा उसके अंदर से निकलेगी उसमें से 20 जूल ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ छोटी मोटी बातें हैं जो आप जानिए। अब देखो आपको अब ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसमें से क्या आपको नोट कर लेना है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप उसको नोट करेंगे ही करेंगे। कुछ और भी चीज़ें आप अपने भाषा में शॉर्टकट में नोट करते रहिएगा, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कुछ और चीज़ें भी अपने भाषा में नोट कर लीजिएगा। जैसे ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ कि रेडिएशन इफिशियंसी 20% से ज़्यादा नहीं प्राप्त हो पाती है, ये एक बात हो गई, ठीक है? तो ऐसी छोटी मोटी बातें जो हैं आप नोट कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, तो हमारा हेडिंग था प्रकाश की प्रकृति। मतलब मेरा जो हेडिंग था वो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि हमारा हेडिंग है प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति मैंने आपको बताया कि पहले आप लोग अपने भाषा में ये सब चीज़ें आप देखो, इसको ऐसे ही बना लीजिएगा कि तप्त वस्तु, उससे ऊर्जा का विकिरण, हीट, लाइट, रेड हॉट होगा, वाइट हॉट होगा, ये ज़्यादा तरंग का निकालेगा जब रेड हॉट रहेगा तो, मतलब जब, ठीक है, जब वाइट हॉट होगा तो कम तरंग का निकालेगा। ये सब तो आप ऐसा नोट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको ये फार्मूला लिख लेना है कि रेडिएंट इफिशियंसी क्या होता है। देखो, ठीक है, फार्मूला लिख लेंगे, इसको कहीं भी आप कॉपी पे कभी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा रेडिएंट इफिशियंसी क्या होता है, ठीक है? उसके बगल में ही कहीं बगल में लिख लीजिएगा कि रेडिएंट इफिशियंसी 20% ज़्यादा नहीं प्राप्त हो पाता है, ठीक? उसके बाद प्रकाश की प्रकृति इस प्रकार है। मतलब प्रकाश की प्रकृति थोड़ा बहुत बातें नोट भी कर लेंगे, क्योंकि मान लो कि लिखने वाला पेपर हो गया तो आपको थोड़ा बहुत लिखने का भी आदत होना चाहिए। तो प्रकाश की प्रकृति जो है वो किस प्रकार क्या क्या उसमें होता है। तो एक तो प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इसमें मतलब ये सेंटेंस लिखेंगे पूरा कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। दूसरा चीज़, प्रकाश की चाल 3 गुणे, मतलब ये जो प्रकाश की तरंगें होती हैं भाई विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं तो ये तो निर्वात में भी चलेंगी। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि प्रकाश निर्वात में भी चल लेता है। तो इन तरंगों की चाल, मतलब जो प्रकाश की तरंगें हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगें तो हर तरंगें ही होती हैं। कोई भी तरंग, चाहे वो इंफ्रारेड तरंग हो, चाहे पराबैंगनी तरंग हो, चाहे कोई भी किरणें हो, सबकी चाल जो है वो सब निर्वात में चल लेते हैं और सबकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है? तो इसको आप लिख लीजिएगा कि प्रकाश तरंगें जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और इनका तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4000 किसका है, ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा, 4000 के नीचे बैगनी और 7800 रेड का, ठीक? अच्छा, अब ये डायग्राम भी बनवा दिया जाता है, इससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखो, ये तरंगदैर्ध्य का डायग्राम है, ठीक है? और किन किरणों का है, विजुअल जो किरणें दिखाई देती हैं उनका है। तो अब इसमें आपको ये दिखाया गया है कि कौन से कलर का तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो यहाँ देखिए, इस साइड में यहाँ लिखा गया है 4500। मतलब हालांकि देखो रेंज जो है 4000 से 7800 आप याद रखिएगा, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो 4500 तरंगदैर्ध्य जो होता है ये, चलो यहाँ पे एक काम करो, या आपको याद करने की सुविधा के लिए ना यहाँ पे 4000 ही कर दीजिए। तो देखिए, जो 4000 तरंगदैर्ध्य होता है ये बैगनी किरण का होता है और जो 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 तरंगदैर्ध्य बड़ा होता जाएगा, देखो अब यहाँ पे 8500 के आसपास में रेड मिल रहा है और उसके आगे आप जाएंगे, इसको भी आप 7500 की बजाय 7800 कर लेंगे तो याद करने में आसानी रहेगा, ठीक? तो 4000 बैगनी का है, 7800 रेड का है और इसके आगे जब आप जाएंगे, मतलब 8000 या 9, 8500, 9000 के रेंज में जाएंगे तो आपको इंफ्रारेड तरंगें मिलेंगी जो उष्मा केवल पैदा करती हैं। ये तरंगें केवल हीट सेंसेशन पैदा करती हैं, न कि विजुअल सेंसेशन, याद रखिएगा। और इससे नीचे के तरंगदैर्ध्य को, मतलब 4000 से नीचे का अगर तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य क्या होता है बता चुका हूँ, तो तरंगें ऐसे ऐसे चलती हैं तो ये डिस्टेंस कहलाता है तरंगदैर्ध्य, 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, ये, ठीक? तो और ये बहुत कम होता है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब जब आप इसको मीटर में निकालेंगे तो 4000 × 10⁻10 होगा, यानी 4 × 10⁻7 हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी संख्या नहीं हुई, 4 × 10⁻7 मीटर, बहुत छोटा सा होगा, ठीक है? तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इससे कम के जो इससे कम 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्ध्य की जो तरंगें होती हैं उनको हम लोग पराबैंगनी किरणें, इन्हीं को अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। ये दृश्य किरणें कहलाती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो किरणें हैं इनको हम लोग कहते हैं विजुअल रेज, यानी दृश्य किरणें, विजुअल रेज, ठीक है? दृश्य किरणें, ये यहाँ से यहाँ तक, इधर इंफ्रारेड, इधर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी और इतना दूर में आपका दृश्य किरणें होती हैं। तो इनका आपको देखिए 4000 लगभग बैगनी का है,
5000 ब्लू और ग्रीन का है, मतलब अब ब्लू खत्म होगा और ग्रीन शुरू हो जाएगा। इसके बीच में ग्रीन मिलेगा। यहाँ 6000 पे येलो है, 6000 के आसपास में थोड़ा सा देखो, ये असली में एकदम फिक्स नहीं होता है, एक पट्टी टाइप का आप समझ लीजिए, मतलब 5800 से लेके 6200 तक मान लो कि येलो है, इस तरह से। ठीक, फिर इस रेंज में और इसके बीच में, मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ऑरेंज का पट्टी मिल जाएगा, एक रेंज मिल जाएगा कि हाँ इतना दूर में ऑरेंज होगा। ठीक, फिर अच्छा इसमें ओवरलैपिंग भी होता है, मतलब बात को समझिए, प्योर ऑरेंज इतना दूर में मिलेगा। अब इधर आप आएंगे तो ऑरेंज और रेड का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, ऑरेंज इधर आएंगे तो ऑरेंज और येलो का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा अलग कलर बन जाएगा, हल्का ऑरेंज बन जाएगा। ठीक है, इधर येलोइश ऑरेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पीलापन उसमें दिखेगा, मतलब अलग 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 कलर इससे आपका बन जाएगा। इन्हीं सातों रंगों से सारे रंग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये समझ में आया ना। तो ये चार्ट आपको इसी प्रकाश की प्रकृति वाले हेडिंग मतलब में ही जब आप लिखेंगे इस प्रकार है, तो ये भी आपको बना लेना है और इसको एमसीक्यू के लिहाज से भी याद रखना है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग में एक चीज़ याद रखिएगा कि येलो जो है वो बीच में आता है। येलो जो है बीच में आता है, शुरुआत होता है वायलेट से 4000 एंगस्ट्रॉम, अंत होता है रेड से 7800 एंगस्ट्रॉम, इसके इधर इंफ्रारेड, इसके इधर अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये है, ये भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये भी दिखाई नहीं देता है, अल्ट्रावायलेट दिखाई देने वाली तरंगें बस यही इतनी होती हैं। ठीक, तो ये इतना समझ में आया आपको। तो ये हेडिंग आपका जो प्रकाश की प्रकृति है, इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यहीं कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की अपेक्षिक संवेदनशीलता। ठीक, जो मानव नेत्र होता है उसका एक चीज़ होता है रिलेटिव सेंसिटिविटी। ये क्या होता है? तो देखो, मानव नेत्र जो है वो हर जो रंग होता है, हर जो रंग का प्रकाश होता है, उसके लिए उसकी संवेदनशीलता अलग अलग होती है। संवेदनशीलता कहने का मतलब है कि कितनी आसानी से मानव नेत्र किसी रंग को देखता है। ठीक, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी किसी रंग को, जैसे मान लो कि किसी कमरे में अलग अलग प्रकाश हैं, तो आँख जो है किस रंग को सबसे पहले देखेगा। ठीक, कौन सा रंग उसके रेटिना पर सबसे देर तक मौजूद रहेगा, ये सारी चीज़ें सेंसिटिविटी कहलाती हैं, संवेदनशीलता कहलाती हैं। तो देखो, हमारा जो मानव नेत्र है ना, वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है पीले रंग के प्रति, खास करके पीले और हरे, क्योंकि देखिए ये बीच में आता है। येलो जो है ये सबसे बीच में है ना, तो हमारा जो मानव नेत्र है ये पीले रंग के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। और सच पूछो तो एकदम पीला भी कहना नहीं ठीक है, बल्कि मानव नेत्र जो है, ये जो तरंग दैर्ध्य होता है 4000 और 7800 के बीच में, ये जो 5500 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य होता है, ये तरंग दैर्ध्य सबसे जल्दी विजुअल सेंसेशन पैदा करता है। ठीक है, ये जो तरंग दैर्ध्य, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की किरणें जब रेटिना पे गिरती हैं, तो ये जो तरंगदैर्घ्य वाला किरण है ये सबसे ज़्यादा विजुअल सेंसेशन पैदा करता है। यानी ये जो तरंगदैर्घ्य है इसकी रिलेटिव सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मानव नेत्र इसके प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। और 5500 आप देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, तो 6000 के इधर, तो मतलब ग्रीन और येलो, अब इधर यही ना कहीं 5500 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 5000 है, यहाँ 6000, तो यहाँ कहीं 5500 आएगा। यानी मानव नेत्र सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है ग्रीन और येलो के। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो तो आप येलो ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन का भी उतना नहीं होता जितना येलो का होता है। तो मानव नेत्र सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है येलो के, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में येलो भी लिख दिया है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा रिलेटिव सेंसिटिविटी का? तो देखो, पीले रंग के सापेक्ष वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, पीले रंग के सापेक्ष। ठीक, तो मानव नेत्र की पीले रंग के सापेक्ष, पीले रंग के प्रकाश के सापेक्ष किसी अन्य रंग की संवेदनशीलता अपेक्षिक संवेदनशीलता कहलाती है। मतलब मैक्सिमम संवेदनशील इसके प्रति है। अब इसके सापेक्ष, इसकी संवेदनशीलता के सापेक्ष किसी अन्य रंग की संवेदनशीलता, जैसे रेड का कितना है, रेड का जाहिर सी बात है कम होगा। जैसे वायलेट का कितना है, तो इसका भी कम होगा, इसका भी कम होगा, इसका भी कम होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा। तो अगर इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव सेंसिटिविटी। मतलब इसके संवेदनशीलता को अगर हम 1 मान लें, मान लो कि हम कहें कि यानी 100% है, परसेंटेज में कहोगे तो 100%, अंक में कहोगे तो उसको आप 1 कहेंगे। जैसे आप परसेंटेज में अगर किसी चीज़ को आप कह रहे हैं 20%, तो उसको अंक में बोलेंगे, मतलब सिंपल अंक में बोलेंगे 0.2, समझ रहे हैं ना, मतलब दशमलव वाले डेसिमल नंबर में बोलेंगे 0.2, और उसी को परसेंटेज में बोलेंगे आप 20%। ठीक,
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पीले रंग के प्रति वो 100% संवेदनशील है, मतलब चूंकि इसकी संवेदनशीलता मैक्सिमम है तो इसके प्रति वो 100% संवेदनशील है, तो इसके सापेक्ष मैं कह रहा हूँ कि रेड के प्रति कितना है, तो सब इसके प्रति और इसके प्रति सबसे कम संवेदनशील होगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे है। तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे वो ऑरेंज के होगा, इधर ग्रीन के होगा, इधर ब्लू के होगा, सबसे कम इसका होगा और फिर सबसे कम इसका होगा। रेड का भी जो इधर भी है बॉर्डर पे और इधर भी है जो बॉर्डर पे, उसके प्रति सबसे कम संवेदनशील होगा। समझ रहे हो ना? तो रिलेटिव सेंसिटिविटी क्या होता है? आपेक्षिक संवेदनशीलता। तो पीले रंग के सापेक्ष किसी अन्य रंग की जो संवेदनशीलता होती है उसी को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक संवेदनशीलता। ठीक, तो ये डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। अभी इसमें एक ग्राफ बनेगा जो मैं अभी आपको नेक्स्ट बोर्ड पे बनाया हूं, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये ग्राफ है, ये उसी हेडिंग में है जो रिलेटिव सेंसिटिविटी आप हेडिंग पढ़े हैं उसी में आगे, मतलब नेक्स्ट हेडिंग डाल के इसको लिखिएगा, लेकिन ये उसी का एक पार्ट है। तो अब अगला हेडिंग है विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व। ये देखो, ये सारे हेडिंग आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, चाहे आप MCQ की तैयारी करें और चाहे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें, पढ़ना तो आपको सिलेबस के हिसाब से ही है। ठीक, अब उसी हेडिंग में से अब सेमेस्टर होता तो आपको यही हेडिंग पूरा एग्जाम में लिखना पड़ता, और MCQ है तो उसी में से MCQ बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो पेपर बनाएंगे लोग वो उसी में से बनाएंगे लोग। ठीक है, ये नहीं है कि आपको आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो उसी में से। और ये जो पेपर होता है ना MCQ टाइप का, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, इसमें आंसर की वगैरह बाद में मिलता है, तो इस पर ऑब्जेक्शन भी होता है कि आपने ये क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछ दिया, जैसे JEE वगैरह के एग्जाम में होता है ना। इसलिए यहाँ पे पेपर में ये सब चीज़ें ध्यान दी जाएंगी कि सिलेबस का क्वेश्चन हो, जो सिलेबस, अब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस का कुछ भी आलतू फालतू पूछ दें। ठीक है, जैसे सेमेस्टर में कई बार आप देखेंगे ऐसा होता है कि कोई ऐसा चीज़ आ गया जो कहीं दिया ही नहीं है और आ गया। ठीक है, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो अब देखिए विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व क्या होता है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया रिलेटिव सेंसिटिविटी के बारे में और फिर बताया तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो ये एक ग्राफ है, जाहिर सी बात है, कर्व लिखा हुआ है मतलब ये ग्राफ है। दो चीज़ों के बीच का ग्राफ होता है, किसके किसके बीच का? तो रिलेटिव सेंसिटिविटी, जो आंख की रिलेटिव सेंसिटिविटी होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है पीले रंग की, और तरंग दैर्ध्य की और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की, जो हमारे अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक, उस तरंग दैर्ध्य की और आंख के रिलेटिव सेंसिटिविटी की। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने तरंग दैर्ध्य के लिए एक अब की बार मैंने तरंग दैर्ध्य को पट्टियों से दिखाया है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने पहले तो ये नीचे वाला जो मैंने बैंड बनाया है इसको बैंड कहते हैं, मतलब जिसमें अलग अलग रेंज दिखाया गया हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3800 है, यहाँ 4000 है, फिर 4000 से 5000 है, 5000 से यहाँ 5800 दिखाया गया है। ये इस अभी बता रहा हूँ क्यों ऐसे दिखाया गया है। फिर 5800 से 7000 दिखाया गया है, 7000 से 8000 दिखाया गया है। ठीक है, इस रेंज में जनरली वायलेट आता है। हालांकि रेंज होता है 4000 से, मतलब जनरली वायलेट का 4000 होता है, लेकिन आप रेंज की बात करें तो लगभग 3800 से 4000 तक ये होता है वायलेट। फिर 4000 से 5000 के बीच में ब्लू आएगा, फिर 5000 से 5600 तक, देखो 5600 ऊपर लिखा गया है, ग्रीन आता है। 5600 से 5800 के बीच में एक छोटी सी पट्टी येलो की होती है। फिर 5800 से 7000 तक ऑरेंज होता है, फिर इधर रेड होता है। तो आप सुने भी होंगे विबग्योर नहीं होता है, इसको कलर को याद करने का एक तरीका होता है। हालांकि इसमें आई को, इंडिगो को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अभी ये ग्राफ जो है विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व है, तो उसमें सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सुने होंगे कलर का ये फार्मूला होता है याद करने का, विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, 4000 से 7800 तक का ये जो क्रम है, इसको याद करने का ये तरीका होता है। ठीक, आपसे ये पूछ दिया जाए कि किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड का, सबसे कम वायलेट का। तो अब देखो, इसमें आपको ये पता है ना कि हमारा आँख जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी, सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है वो आई की होती है, येलो की। ठीक, और इसका हम लोग 1 मान लेते हैं। तो ये देखो, अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आँख जो है येलो के है। तो देखिए, येलो के सीध में ये सबसे हाई पे है, इसका 1 है। और जो आप इधर अभी, और इसका तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है? 5500-5600 के आसपास में होता है। हालांकि आँख सबसे ज़्यादा 5500 तरंग दैर्ध्य जो होता है उसके प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे देखो, अभी आप ग्राफ में जब दिखाएंगे तो रियलिटी में यहाँ 5500 है, यहाँ तो उसके सीधाई में ये सबसे हाई पे होगा। लेकिन अगर आप कलर देखें तो सबसे ज़्यादा कलर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है आँख जो है, ये वाई, येलो के है और हल्का फुल्का ग्रीन के भी है। मतलब
येलो इधर है, ग्रीन इधर है, तो आप देखिए इस रेंज में सबसे ज़्यादा ग्राफ जो है ऊंचाई पे गया है, ठीक। यानी आँख सबसे आसानी से कौन सा रंग देखेगा, तो सबसे पहले तो येलो और फिर ग्रीन, ये दो कलर जो है सबसे ज़्यादा है। दोनों में भी अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप येलो को देंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित रंगों में सबसे ज़्यादा रिलेटिव सेंसिटिविटी कितनी होगी। हो सकता है आपको ऑप्शन में येलो ना दिया हो ब्लू, ग्रीन, रेड और वायलेट, तो ऐसे में ग्रीन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो समझे रहेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आया ना कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बना है। सबसे ज़्यादा आँख जो सेंसिटिव है इस रंग के प्रति है, लगभग येलो के, और उसका 1 है। और ज्यों ज्यों आप इस तरंग दैर्ध्य के इधर आएंगे और इधर जाएंगे त्यों त्यों सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, इसीलिए ग्राफ जो है नीचे ऐसे गिर गया है। समझे बात को, तो ये होता है विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व, ठीक है। तो ये ग्राफ, ये किसके बीच का ग्राफ होता है, रिलेटिव सेंसिटिविटी और वेवलेंथ। देखो यहाँ पे वेवलेंथ दिखाया गया है, इधर रिलेटिव सेंसिटिविटी दिखाया गया है, एंगस्ट्राम में ये दिखाया गया है। तो ये ग्राफ आप लोग कॉपी बना लीजिएगा। यहाँ लिखा गया है विजिबल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो तरंगें होती हैं विजिबल होती हैं। इधर अब इसके इधर जाएंगे, मान लो यहाँ तो 7800 है, तो इसके इधर जाएंगे तो आँख को दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि अब इधर इंफ्रारेड आ जाएगा, वो विजिबिलिटी सेंसेशन पैदा ही नहीं करता है। इधर जाएंगे तो अल्ट्रा आ जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो तो नुकसान भी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आँख की जो सेंसिटिविटी अब इसके इधर, मतलब आप ध्यान से देखिए, इसके इधर जो है आँख का सेंसिटिविटी 0 हो गया है, मतलब वो दिखाई ही नहीं देगा वो रंग, इसके इधर भी 0 हो गया है। हाँ, अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा आँख सेंसिटिविटी है यहाँ 5500 एंगस्ट्रॉम के सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है। कलर देखेंगे तो येलो उस कैटेगरी में आएगा, ठीक। तो ये बना लीजिएगा, बात समझ में आए ना। हाँ, ये क्रम जरा सा याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने इस ग्राफ में बताया है कि भी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्रम ये याद रखिएगा। यहाँ पे आई भी बीच में लिख लीजिएगा, ठीक है। आई का मतलब होता है इंडिगो, INDIGO, इंडिगो, ठीक है। इस क्रम को याद रखिएगा, विबग्योर, इसको नोट में लिख लीजिएगा। नोट में विबग्योर बस नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कलर इस क्रम में होता है, विबग्योर फार्मूला होता है, ठीक। अब देखिए अगला हेडिंग आपका रहेगा इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस, ठीक है। अब इस चैप्टर के हमको इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस पढ़ने हैं। सिलेबस में ऐसे ही लिखा हुआ है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इल्यूमिनेशन क्या है, लाइट क्या है, ठीक है, लाइट का नेचर क्या होता है, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा, ठीक। एक चीज़ और इसमें भी है, ये जरा सा समझ लीजिए, ल्यूमिनोसिटी फैक्टर क्या होता है। देखो इसी को, मतलब इसको भी आप नोट में ही लिखिएगा। जैसे नोट में एक चीज़ तो ये लिखेंगे, और दूसरा एक नोट ये लिख लीजिएगा कि जो ये रिलेटिव सेंसिटिविटी होता है, किसी रंग का जो रिलेटिव सेंसिटिविटी होता है उसी को हम लोग ल्यूमिनोसिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। किसी रंग के प्रकाश का जो रिलेटिव सेंसिटिविटी होता है, जैसे मान लो 10.6 है, ठीक। किसका है ये 10.6, मान लो कि नीले रंग का है, सपोज दैट, हालांकि ये किसी तरंग दैर्ध्य का होगा। मान लो कि यहाँ पे सपोज दैट कोई यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है, मान लो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है 4500, बीच में कहीं 4500 आएगा ना, तो 4500, अब वो जाहिर बात है ब्लू के रेंज में वो आएगा, लगभग वो ब्लू होगा। तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे क्रॉस किया और इसको इधर लाया, तो मान लो ये 10.4 से मैच किया, यानी 4500 का जो रिलेटिव सेंसिटिविटी होगा वो कितना है, 10.4। तो ये जो 10.4 है इसी को हम लोग कहेंगे ल्यूमिनोसिटी फैक्टर। यानी किसी तरंग दैर्ध्य का मतलब जो रिलेटिव सेंसिटिविटी होता है उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनोसिटी फैक्टर, और इसे के लेमडा से प्रस्तुत करते हैं। के लेमडा मतलब यहाँ पे लेमडा के जगह पे हम लोग वो लिख देंगे, जैसे मान लो कि 4500 का है तो यहाँ लिख देंगे के 4500 बराबर 10.4। समझ रहे हैं ना बात को ऐसे। तो ये के लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको नोट में लिख लीजिएगा। किसी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को लिख लीजिएगा, किसी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का रिलेटिव सेंसिटिविटी ल्यूमिनोसिटी फैक्टर कहलाता है, इसे के लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। चलो ये भी हो गया। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन देखिए इस चैप्टर के, ठीक है, जो आपको इस पूरे चैप्टर में मिले रहेंगे। ये सब तो जेईई के कंपटीशन में भी ये जो डिफिनीशन वाला पार्ट है ना, ये एमसीक्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो आपका एक सब्जेक्ट है ईडीडी इलेक्ट्रिकल वालों का, और एक सब्जेक्ट है यूडबलई, इसमें एमसीक्यू के लिहाज से यूडबलई ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ईडी की तुलना में, क्योंकि ईडी से क्या है कि न्यूमेरिकल वगैरह टाइप के क्वेश्चन अगर सेमेस्टर एग्जाम होता तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते। ईडी में तो होता ही है न्यूमेरिकल, लेकिन अब तो एमसीक्यू आएगा, तो इससे भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अगर आप देखें तो ईडी से कहीं इंपॉर्टेंट यूडबलई होता है, ठीक।
तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मतलब UEE से MCQ बनता है, जेईई के कंपटीशन में भी ED से उतना नहीं मिलेगा जितना UEE से मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और देवरिया वालों का तो जो इलेक्ट्रिकल IC के बच्चे हैं उनका तो MPDS है ना, तो उसका भी मैं बनाऊंगा, अभी वो लोग टेंशन ना लें, उनका भी बनाऊंगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा खींच लेने दो पहले, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, 6 ही चैप्टर है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा तो इतना जल्द टाइम नहीं लगेगा, बन जाएगा पूरा एकदम। तो देखिए अभी आज ही के इस लेक्चर में देखिएगा, इसी चैप्टर को मैं आधा लगभग आज ही खत्म कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए सबसे पहला हेडिंग आपका है ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका हिंदी होगा ज्योति फ्लक्स, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। अब ये क्या होता है, तो देखो किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश स्रोत है, आपको ये पता है कि कोई पिंड है, मतलब कोई प्रकाश का स्रोत, माने वही कोई दीप्त पिंड आप कह सकते हैं, जिसको आपने गर्म किया हुआ है, व्हाइट हॉट है तभी देगा प्रकाश। तो अब इस प्रकाश के पिंड से 1 सेकंड में, भाई ऊर्जा निकल रही है इससे, प्रकाश की ऊर्जा, अब 1 सेकंड में जितना ऊर्जा निकलेगा प्रकाश वाला, केवल जितना प्रकाश ऊर्जा इससे निकलेगा उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। अब इसको मापने का तरीका होता है, उसकी चर्चा अभी हमको नहीं करना है, बस ये जानिए कि 1 सेकंड में जितना प्रकाश ऊर्जा निकलेगा उसी को हम लोग कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश ऊर्जा की मात्रा, यानी एक तरह से ये प्रकाश ऊर्जा की दर है और कुछ नहीं है, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश ऊर्जा की दर है। इसके लिए सिंबल बनाया जाता है एफ, ये याद रखना है कि ल्यूमिनस फ्लक्स के लिए सिंबल है एफ, ठीक है। और एफ इक्वल टू हो गया Q/T। यहाँ पे Q का मतलब है प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा, T क्या है समय, और F क्या है ज्योति फ्लक्स। और इसका मात्रक ये देखो, इस पे MCQ बनेगा। देखो इसका मात्रक क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमन होता है, ऑप्शन में कैंडिला भी दे देगा, ठीक है, स्टेरेडियन दे देगा, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका मात्रक होता है ल्यूमन, याद रखिएगा, LUMEN, इसका मात्रक होता है ल्यूमन, याद एकदम बढ़िया से कर लेना, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमन, इस पे MCQ बनेगा। देखो मुझे पहले से मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं बताऊंगा कि MCQ में ये से क्वेश्चन बनेगा, आप देखिएगा। मैं सेमेस्टर में भी गेस मारता हूँ तो आप देखते हैं कि अच्छा खासा मिल जाता है, और आप लोग कहते हैं कि हाँ सर जो आप बताया था, यहाँ भी मैं MCQ में भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से मैच करेगा। और देखो एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, MCQ वाले पेपर में भी जो पेपर बनाने वाले लोग हैं तो वो भी इंसान ही, कोई आविष्कार करके क्वेश्चन नहीं बनाते हैं लोग, क्वेश्चन कहीं ना कहीं छपा छपाया रहता है, उसी को ये लोग उतार देते हैं। क्योंकि MCQ वाला क्वेश्चन बनाना भी एक कला होता है कि क्या क्वेश्चन देना है, उसके 4 ऑप्शन कैसे देने हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं पहले से जो क्वेश्चन है किताबों में उन्हीं को उठा के देते हैं। तो मुझे ये भी आइडिया है कि वो लोग किस किताब से कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे लोग, वो सारा मुझे आइडिया है। तो मैं जो भी चुनिंदा किताबें हैं उसके अच्छे अच्छे जो MCQ हैं, बहुत हाई लेवल के तो आने वाले हैं नहीं, जो भी उसके ऑनलाइनर MCQ हैं वो सब मैं आपको करा भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमन, इसको जस्ट करता से ऐसे नोट भी कर लीजिएगा कॉपी पर। दूसरा इंपॉर्टेंट परिभाषा, हम लोग परिभाषा पढ़ना शुरू किए हैं, इसमें तो बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी आपको। दूसरा है सॉलिड एंगल, घन कोण, ये क्या होता है इसको पढ़ो। ये भी एक चीज़, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि घन कोण क्या होता है। तो देखो आप सभी लोग जानते हैं, मान लो ये गोला है, तो गोले के पृष्ठ, गोले पे अगर आप कोई भी एक पृष्ठ लें, मतलब ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया है, तो एक मान लो ये मेरा हाथ एक गोला है, तो उस गोले पर आप कोई भी एक ऐसे पृष्ठ लें, ठीक है। तो उस गोले पर जैसे मान लो ये मेरा हाथ गोला है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ऐसे मान लो एक पृष्ठ ले लिए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, तो गोले के पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा, मतलब वो जो पृष्ठ है गोले का, उसको वो केंद्र पे, मतलब उसका जो सतह है वो केंद्र पे जितना कोण बनाएगा उसी कोण को हम लोग कहते हैं घन कोण। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ये पृष्ठ है, तो इसको मैं यहाँ पे मिलाऊँ, अगर इसके सभी बिंदुओं को मैं केंद्र पे मिलाऊँ, इस पृष्ठ के जो भी बिंदु हैं, अलग अलग इसके जो परिधि के बिंदु हैं, तो केंद्र पे एक कोण बनेगा, उसी कोण को हम लोग कहते हैं घन कोण। जैसे आप लोग ये तो सुने होंगे कि वृत्त का परिधि, वृत्त का जो ये परिधि होता है, ये केंद्र पे जो कोण बनाता है उसको हम लोग कहते हैं समतल कोण या केवल कोण, जिसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। मतलब ये जो चाप है, वृत्त का जो चाप होता है, वो जितना कोण बनाता है उसी को हम लोग समतल कोण या केवल कोण बुलाते हैं, और उसका मात्रक होता है रेडियन, उसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये पढ़े होंगे आप लोग छोटे क्लासों में। उसी तरह से घन कोण क्या होता है, तो घन कोण में बस हम लोग 3 डायमेंशनल कर देते हैं, मतलब वृत्त हमारा बन जाएगा गोला। वृत्त का वृत्त नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पे हम लोग गोला ले लेंगे, और यहाँ पे चाप नहीं लेंगे, बल्कि इस पर पृष्ठ लेंगे, गोलीय पृष्ठ, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, लेकिन मैं यहाँ पे डी ओमेगा क्यों दिखाया हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा पृष्ठ लिया हूँ यहाँ पे, ठीक। मान लो एक छोटा सा पृष्ठ है, इसका एरिया है DA,
और ये केंद्र पे कोण कितना बना रहा है, डी ओमेगा। जब पृष्ठ छोटा सा है तो कोण भी छोटा सा होगा, तो ये केंद्र कोण बना रहा है डी ओमेगा, और इस गोले की त्रिज्या आर है। तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा, मतलब इस घनकोण का सूत्र क्या होगा, जैसे कोण का सूत्र होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, आप पढ़े होंगे ये सूत्र, थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। उसी तरह से घनकोण का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे चाप की लंबाई तो प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग जो गोलीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे। तो डी ओमेगा बराबर डी ए, और त्रिज्या नहीं प्रयोग करेंगे, त्रिज्या का वर्ग प्रयोग करेंगे, मतलब गोले का यहाँ पे त्रिज्या नहीं प्रयोग करेंगे बल्कि त्रिज्या का वर्ग प्रयोग करेंगे। वृत्त वाले केस में क्या होता है, ये आप मान लीजिए चाप है, इसकी लंबाई मान लीजिए यस है, और यहाँ पे मान लीजिए त्रिज्या आर है, तो आप यस बटे आर करते हैं तो ये थीटा आ जाता है। यहाँ पे आपको डी ए बटे आर स्क्वायर करना है, डी ए बटे आर स्क्वायर करेंगे तो डी ओमेगा आ जाएगा। तो लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल मान लो कि ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ए हो, तो अगर आप इसको ए कर देंगे, मतलब मान लो इतना बड़ा गोला है उस पर आप बड़ा सा पृष्ठ ले लें, तो उस कंडीशन में डी ए को अगर आप ए लिखेंगे तो डी ओमेगा को आप ओमेगा लिख देंगे। तो रियल में इसका फॉर्मूला आपको यही याद करना है कि ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। जैसे आप थीटा बराबर यस बटे आर याद रखते हैं, ठीक है, वैसे ही ओमेगा बराबर घन कोण बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा, स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन, जबकि कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। फिगर बना लीजिएगा। अच्छा, अब एक स्टेरेडियन की जरा परिभाषा समझ लीजिए। जैसे एक रेडियन की परिभाषा होती है, एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है कि अगर वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप हो, जैसे ये वृत्त है और इसका ये त्रिज्या है, तो जितना ये लंबा ये त्रिज्या है उतना ही लंबा अगर आप चाप ले लें, ठीक, उतना ही जितना ये है उतना ही लंबा अगर आप ये चाप ले लें, तो जितना कोण ये चाप बनाएगा उसी को हम लोग कहते हैं एक रेडियन। ठीक है, इसी को एक रेडियन कहा जाता है। ऐसे डैश लगा के भी दिखाते हैं, एक रेडियन को कहते हैं ना, ठीक। तो मतलब त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप जितना कोण बनाता है उसी को एक रेडियन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक रेडियन क्यों आ जाता है, क्योंकि आपको पता है थीटा बराबर होता है यस बटे आर। तो अगर यस और आर आपस में बराबर हो गया तो ये कटेगा तो एक ही तो आएगा, यस और आर अगर बराबर हो गया तो यहाँ पे एक रेडियन आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे एक स्टेरेडियन की परिभाषा देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे एक कब आएगा, यदि ए और आर स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा हूँ, यदि ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए तो ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन होगा कि नहीं। यदि ए और आर स्क्वायर आपस में बराबर हो जाए तो ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन होगा। तो परिभाषा समझ में आ गया कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ द्वारा, त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण, गोले के केंद्र पर बना कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। मतलब ये कोई मान लो गोला है, ठीक, और इसका त्रिज्या है ये, इस त्रिज्या का वर्ग करिए, कुछ आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उस उतने क्षेत्रफल का आप एक कहीं भी गोलीय पृष्ठ लीजिए जो आए, और वो गोलीय पृष्ठ जितना कोण यहाँ पे बना देगा उसी को कहेंगे एक स्टेरेडियन। मतलब त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो ये लाइन यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा, एक स्टेरेडियन की परिभाषा हो गई, ठीक। अच्छा, अब एक नोट में एक चीज़ और लिखना है कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है, जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ है उसका घनकोण कितना होगा। तो ये बताओ, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का ए कितना होता है, तो उसका ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में क्या है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। गोले का वक्र पृष्ठ सुने हो ना, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ को ही गोले का क्षेत्रफल कहते हैं, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये ए हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, तो दोनों कटेगा तो 4 पाई आएगा। यानी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण होता है 4 पाई स्टेरेडियन। जैसे वृत्त में आपसे कोई पूछ दे कि वृत्त का संपूर्ण चाप जो है केंद्र पे कितना कोण बनाता है, तो 360 अंश यानी 2 पाई रेडियन हुआ कि नहीं, 2 पाई रेडियन। वही हाल यहाँ पे है। तो गोले का जो संपूर्ण, जो वृत्त का संपूर्ण चाप होता है, ठीक है, जो वृत्त की परिधि होती है वो बनाती है कोण 2 पाई रेडियन। और लेकिन ये तो घन कोण बनाएगा ना, गोला का जो पृष्ठ है वो तो कोण नहीं बनाएगा, वो तो घन कोण बनाएगा। तो कितना घन कोण बनाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। ये हो गया। तो ये हेडिंग भी आप जैसे लिखा है लिख लीजिएगा, बस ये परिभाषा जो बताया हूँ लिख लीजिएगा। तीसरा डिफिनीशन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। अभी हम लोग पढ़े ल्यूमिनस फ्लक्स, फिर पढ़े घन कोण, फिर पढ़े अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमको पढ़ना है। तो देखो, कोई प्रकाश स्रोत है, उससे किसी निश्चित दिशा में एकांक घन कोण से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को ज्योति तीव्रता कहते हैं। बात को समझिए। जैसे कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लो कि ये प्रकाश का एक स्रोत है, ठीक। अब ये ऐसा प्रकाश निकाल रहा है,
ठीक। तो अब इससे मान लो इस दिशा में आपको पता करना है कि इसका ज्योति तीव्रता कितना है, तो इस दिशा में जो इसका घन कोण बनेगा, मान लो हम यहाँ पे एक पृष्ठ लिए, ठीक, ये पृष्ठ यहाँ पे जो कोण बनाएगा, ठीक, तो यहाँ पे अब इसको तो घन कोण कहेंगे ना, जब आप पृष्ठ ले लिए तो ये घन कोण हो जाएगा। तो इस दिशा में जो भी ये फ्लक्स निकाल रहा है, फ्लक्स निकालने का मतलब कि 1 सेकंड में जो भी ऊर्जा निकाल रहा है, उस ऊर्जा को, 1 सेकंड की जो ऊर्जा होगी उसी को ना ज्योति फ्लक्स कहते हैं, उस ऊर्जा को अगर आप इस घनकोण से डिवाइड कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि एकांक घनकोण से ये कितना फ्लक्स निकाल रहा है। समझो बात को, एकांक घनकोण से मतलब यहाँ पे कुछ स्टेरेडियन है, तो एक घनकोण से, अब एक घनकोण के लिए जितना बड़ा भी पृष्ठ आए, ठीक है, तो उससे वो ये पता चल जाएगा कि कितना वो फ्लक्स निकाल रहा है एकांक घनकोण से। उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो देखो, किसी प्रकाश स्रोत से किसी निश्चित दिशा में एकांक घनकोण से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो और इसे आई से प्रसिद्ध करते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया, ज्योति फ्लक्स बटे घनकोण, क्योंकि ठीक है, तो आई बराबर एफ बटे ओमेगा, आई बराबर एफ बटे ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एफ क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स है, और ओमेगा क्या है, घन कोण है, सॉलिड एंगल बोलते हैं घन कोण को, तो ओमेगा क्या है, घन कोण है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमन, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ल्यूमन पर स्टेरेडियन, और इसी ल्यूमन पर स्टेरेडियन को कैंडिला भी कहते हैं, इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ल्यूमन पर स्टेरेडियन या इसी को कैंडिला कहते हैं, ठीक। और एक चीज़ और, इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एक और, 2 और नाम होते हैं, इल्यूमिनेशन पावर या ल्यूमिनोसिटी। तो ये भी जरा याद रखिएगा कि मतलब नोट में लिख लीजिएगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ही इल्यूमिनेशन पावर या ल्यूमिनोसिटी भी कहते हैं। इल्यूमिनेशन पावर माने प्रदीपन क्षमता, या ज्योतिवता, ऐसा कुछ करके इसको कहते हैं ल्यूमिनोसिटी को, ठीक है। तो ल्यूमिनेशन पावर और ल्यूमिनोसिटी, ये इंग्लिश वही में ही याद रखिएगा, ये भी इसको कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि इसका जो मात्रक है क्या है, ल्यूमन पर स्टेरेडियन। देखो ये मात्रक वगैरह इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं डिफिनीशन वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, इससे एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा, आप देख लीजिएगा, और मात्रक जरूर पूछेंगे सब। कैंडिला किसका मात्रक है, ल्यूमन किसका मात्रक है, ल्यूमन पर स्टेरेडियन ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एफ का भी आप ध्यान से देखिए, तो अगर इसका मात्रक ल्यूमन पर स्टेरेडियन है, ल्यूमन पर स्टेरेडियन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया, इसका मात्रक क्या है, नहीं इसको एफ ही लिखो, और इसका मात्रक क्या है, कैंडिला, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो एफ का भी मात्रक ऐसे भी आप कह सकते हैं, ल्यूमन कैंडिला पर स्टेरेडियन नहीं हो जाएगा, ल्यूमन कैंडिला पर स्टेरेडियन। तो इस तरह से भी घुमा के देखो, जब आप पढ़े रहेंगे तो कैसे भी घुमा के पूछेगा तो आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, इतनी बातें। चलिए देखिए, अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जो मैं वीडियो में अब पढ़ाऊंगा उसका एमसीक्यू भी मैं आपको साथ में करा दूंगा, और सच पूछिए तो यही जो मतलब जो लास्ट का 5 मिनट रहेगा, ये इस पूरे मतलब जो आपका पेपर होने वाला है उसका निचोड़ रहेगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर आप इसके पहले का आप खुद देखिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करिएगा अभी, तो आपको पता चलेगा अगर आप वो पढ़े नहीं रहेंगे तो एमसीक्यू में बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप समझेंगे नहीं। लेकिन पढ़ के करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसा देखो पढ़ लिए तो सारा हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये होता है। तो अभी मैं फिलहाल आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, हर वीडियो के लास्ट में अब से मैं कराऊंगा, ठीक। जो पढ़ा दिया हूँ, जैसे ईडी में जो पढ़ा दिया हूँ उसका छोड़ दो, तो मैं ऐसा पढ़ाया हूँ तो एमसीक्यू आए तो भी कर लेंगे, कुछ भी आए तो कर लेंगे, ठीक। लेकिन अब से जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें एमसीक्यू कराऊंगा। और जब चैप्टर समाप्त होगा तो आपको जो हमारा ऐप है उसमें मैं आपको वो जो टेस्ट के रूप में दूंगा, मतलब जो टाइमर लगा के नहीं पिछली बार दिया था, उस तरह से आपको एकदम ऑनलाइन टेस्ट वाला आपका हो जाएगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर लें। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जब तभी करूँगा जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका तैयारी देखो हो जाएगा। देखो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको एकदम घबराना नहीं है। एक मौका मिला है आपको खुद को साबित करने का, तो इसको कीजिए, घबराना नहीं है, सब हो जाएगा एकदम बढ़िया से। थोड़ा आप खुद से मेहनत करिए, थोड़ा मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। मैं तो देखो इतना फ्लेक्सिबल आदमी हूँ कि जो भी सिचुएशन आता है उसमें मैं ढल जाता हूँ और बच्चों का हेल्प करता हूँ, ठीक है। इतना जल्दी आपको कोई दूसरा इंसान होता तो छोड़ के भाग जाता, अरे छोड़ो अब मान का नहीं है, लेकिन देखो फिर भी मैं जितना हो सके करूँगा, और देखिएगा हम लोग इसमें सफल होंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो एमसीक्यू में कराऊंगा ना, आप देखिएगा हूबहू वही एमसीक्यू वही ऑप्शन तक आपको मिलेगा, और आप कहेंगे हाँ सर आप देखिए बताए थे तो ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे आज हम लोग एमसीक्यू पढ़े हैं, देखिए अभी मैं कुछ एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ। ये एमसीक्यू भी आपको क्या आप करिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो फिलहाल आपको केवल इसको देख लेना है। पीडीएफ में तो लिखा ही रहेगा, एक बार एग्जाम में जाते समय रिवीजन कर लीजिएगा। एमसीक्यू का जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट, तो लाइट का क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन है लाइट
इज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कंसिस्ट ऑफ शूटिंग पार्टिकल्स। बताओ लाइट क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा से बना होता है, लाइट विद्युत ऊर्जा से बना होता है, लाइट विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, लाइट शूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है लाइट? तो जाहिर सी बात है, अभी आपको पढ़ाया हूँ ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, बता रहा था ना कि देखो ये चीज़ पूछ सकते हैं सब, देखो यहाँ पे आ गया, अभी ये MCQ आ सकता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और, मेरे पास जो भी MCQ मैं आपको कराऊंगा, मैं हिंदी इंग्लिश भी मिक्स कराऊंगा, लेकिन एक चीज़ और, पेपर में मैं JEE का एग्जाम वगैरह देखा हूँ, ठीक है, पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में तो आता है, ये बात तो सही है, लेकिन हिंदी इतनी घटिया हिंदी होती है कि हिंदी से कुछ होता नहीं है। इसलिए आपको जो MCQ मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इंग्लिश में उसको याद करने का आदत लगाइए, ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ने का समझने का, क्योंकि देखो अभी इसका हिंदी बनाएगा ना तो इतना मतलब घटिया हिंदी बनाएगा कि आपको एकदम कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको मैं बताऊँगा, मैं हिंदी दिखाऊँगा आपको, अजीब तरह से हिंदी में देगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हिंदी में रहे तो अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना टफ है ये कि आपको इंग्लिश में आ रहा तो आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। टाइम रहेगा, टाइम आपको एकदम मिलेगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है रेडिएंट, ये भी अगला क्वेश्चन देखिए, रेडिएंट इफिशियंसी ऑफ ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन, ठीक है, यानी किसी ल्यूमिनस सोर्स का, ल्यूमिनस सोर्स माने वही प्रकाश का सोर्स, तो कोई प्रकाश का स्रोत का जो रेडिएंट इफिशियंसी पढ़ाया उन्होंने, रेडिएंट इफिशियंसी क्या होता है? टोटल रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है, अब सॉरी टोटल लाइट एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, टोटल रेडिएटेड लाइट एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी रेडिएटेड, माने कुल उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा बटे कुल उत्सर्जित ऊर्जा, ये होता है रेडिएंट इफिशियंसी। तो ये कह रहा है कि रेडिएंट इफिशियंसी किस पे निर्भर करता है? पहला, स्रोत के तापमान पर, जाहिर सी बात है करेगा ही करेगा, स्रोत के तापमान पर नहीं निर्भर करेगा, तापमान बढ़ाओगे तो ज़्यादा लाइट एनर्जी निकलने लगता है, बताया हूँ आपको, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज, बिल्कुल करेगा, प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य पे बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, इस पर तो करेगा ही। और शेप ऑफ द सोर्स, मतलब जो उसका स्रोत का जो सोर्स है, हाँ उस पर भी करेगा, क्योंकि स्रोत का जो आकार होता है उस पर करता है, ठीक है, कि आकार कैसा है, हो सकता है कि आकार कुछ इस टाइप का हो कि ज़्यादा ऊष्मा ही पैदा करता हो सकता है आकार कुछ इस टाइप का हो कि ज़्यादा प्रकाश पैदा करता हो, मतलब इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त सभी, समझे। देखो MCQ करने का यही फायदा होता है। अब मैं पहले आपको पढ़ाया हूँ तो इसकी चर्चा मैं नहीं किया था कि रेडिएंट इफिशियंसी इस पर भी निर्भर करता है, ये दोनों तो आप चलो पकड़ लेंगे कि टेम्परेचर पे और वेवलेंथ पे डिपेंड तो करेगा ही, इसका मैं नहीं किया था। लेकिन MCQ करने का यही फायदा होता है कि जब आप MCQ करेंगे तो आपको कुछ नई बातें भी, कुछ ऐसा भी टॉपिक मिल जाएगा जो मैं पहले का नहीं बताया रहूँगा और आपको मिलेगा, तो उस समय मैं उसको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि हाँ ऐसे ही तो तैयारी बच्चे करते हैं, JEE वगैरह की तैयारी ऐसी ही होती है, सारा चीज़ नहीं पढ़ाते समय मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि हूँ बहू जो पढ़ाया जाएगा सब मिल जाएगा, कुछ ऐसे भी नए नए क्वेश्चन आते हैं घुमावदार जिसको अलग से समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक। और वैसे भी यहाँ पे 2 ऑप्शन जब सही निकल गया तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। देखो कॉमन सेंस भी दिमाग एग्जाम में लगा लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मटेरियल, ये वाला देखना, मटेरियल विच रिफ्लेक्ट ऑल वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपीयर टू बी, मतलब जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम माने वही 4700 का जो रेंज है उसी को स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसमें जितने वेवलेंथ होते हैं उन सबको अगर कोई मटेरियल रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता हो, तो वो मटेरियल कैसा दिखाई देगा? ओपेक, ठीक है, ओपेक माने होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ये भी पारदर्शी ही होता है, ब्लैक टू वाइट, ग्रीन टू रेड, ठीक, मतलब वो पारदर्शी दिखाई देगा, पारदर्शी, ये दोनों तो सेम ही होता है, पारदर्शी, ठीक है। और यहाँ लिखा है ब्लैक टू वाइट और यहाँ लिखा है ग्रीन टू रेड, वो मटेरियल कैसा दिखाई देगा? तो देखो थोड़ा सा इसमें ना एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी मटेरियल अगर सारे रंगों को अवशोषित कर ले रहा है तो काला दिखाई देगा, और कोई भी मटेरियल अगर सारे रंगों को परावर्तित कर दे रहा है तो सफ़ेद दिखाई देगा। तो यहाँ पे आंसर, अब देखो ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, ब्लैक टू वाइट दिया है ना, वाइट है ना इसमें, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए जनरली केवल वाइट दिखाई देगा, जाहिर सी बात है, अगर वो सारे वेवलेंथ को परावर्तित कर दे रहा है तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। हमें इस बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है, जो सबसे ज़्यादा उचित आंसर है वही होगा, पारदर्शी तो होगा नहीं, ग्रीन रेड तो होगा नहीं, ग्रीन टू रेड यही होगा, वाइट, ब्लैक टू वाइट, ठीक है। हालांकि यहाँ पे केवल वाइट देना चाहिए था इसको, लेकिन ठीक है जो भी दिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर सही होगा, यही वाला सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बहुत सारे फालतू क्वेश्चन भी हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप देखते जाइए। देखो एक ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये
461 जो है, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, मतलब प्रकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि रेडिएशन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओवर डस्ट पार्टिकल, माने पहला ऑप्शन है विकिरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, धूल के कणों पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इतने ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखो प्रकीर्णन होता है, इसको जैसा समझा भी दे रहा हूँ। देखो अब एक ये टॉपिक आया जिसका अंदर कहीं चर्चा नहीं था, ठीक है, फिर भी ये एक क्वेश्चन पूछा है, तो देखो हल्का सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। देखिए जब धूल की किरण, जब ये सूरज का प्रकाश जब है धरती के वायुमंडल में, धरती के एटमॉस्फेयर में पहुँचता है तो वहाँ धूल के कण होते हैं। तो ये जब प्रकाश की किरणें हैं ये धूल के कणों से ऐसे टकराती हैं, प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो जब ये प्रकाश की किरणें धूल के कणों से टकराती हैं तो ये अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल जाती हैं, ठीक, अलग अलग दिशाओं में इस तरह से ऐसे, इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, फैलाव, ठीक है। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, एक रैले का नियम होता है कि प्रकीर्णन जो है, प्रकाश का प्रकीर्णन वो समानुपाती होता है 1/λ⁴ के, यानी लेमडा जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। ये बिल्कुल अनुपाती हो गया ना, तो लेमडा ज़्यादा तो प्रकीर्णन कम, ये चीज़ याद रखिए। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेमडा ज़्यादा तो प्रकीर्णन क्या होगा, यानी लेमडा ज़्यादा किसका होता है? लाल का, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होगा। और लेमडा सबसे कम किसका होता है? बैगनी का, तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। यानी जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसी का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। अब बैगनी के बाद किसका होगा? तो नीला का होगा। नीला के बाद किसका होगा? आपको फार्मूला पता ही है, मतलब बैगनी के बाद आसमानी का होगा, फिर नीला का होगा, फिर हरा का होगा, ऐसे प्रकीर्णन इस क्रम में होता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसी का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ऐसे होता जाएगा। तो आसमान अब नीला क्यों दिखाई देता है? भाई प्रकीर्णन तो सबसे ज़्यादा इसका हो रहा है, तो आसमान को बैगनी दिखाई देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आँख जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, मैंने बैगनी में, आसमानी में, नीला में ज़्यादा सेंसिटिव आँख इसके प्रति होता है, इसीलिए हम आसमान को नीला देखते हैं। हालांकि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा इसका होता है, लेकिन हम लोग नीला इसलिए देखते हैं क्योंकि इन तीनों का प्रकीर्णन हो रहा है, ये तीनों किरणें सबसे ज़्यादा हमारे आँख में पहुँचेंगी, लेकिन हमारा आँख सेंसिटिव सबसे ज़्यादा इसके है, तो हमको आसमान नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कारण प्रकीर्णन ही तो है, तो इसका आंसर होगा स्कैटरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्राम विल गिव लाइट, मैंने 5500 एंगस्ट्राम का लाइट कौन सा तरंग दैर्ध्य देगा? ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। यहाँ पे ग्रीन, रेड, ऑरेंज कलर, येलो ग्रीन कलर, तो जाहिर बात है येलो ग्रीन होगा, बताया हूँ ना। 5500 एंगस्ट्राम जो है वो वही येलो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। मतलब एकदम 5500 जो है एकदम येलो नहीं देता है, येलो और ग्रीन का मिश्रण रहता है, तो येलो ग्रीन कलर होगा। पढ़ाया हूँ, तो ये भी आपका एक MCQ ये भी हो गया। देखो ये पढ़ाया हुआ था। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज वेवलेंथ बिटवीन ब्लू एंड येलो, निम्नलिखित में से किस रंग का वेवलेंथ नीला और पीला के बीच में होता है? नीला और पीला के बीच में किसका वेवलेंथ होता है? आपको फार्मूला मैं बताया हूँ, कौन सा फार्मूला? VIBGYOR, VIBGYOR, कह रहा है नीला और पीला के बीच में। देखो नीला और पीला के बीच में किसका तरंग दैर्ध्य आएगा? हरा का आएगा। देखो आ गया ना, तो यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन सही होगा, हो गया, ठीक है। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्सी, देखो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ल्यूमिनस फ्लक्सी, द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित विकिरित ऊर्जा का दर, ठीक है, यही होगा। दूसरा, द पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी रेडिएटेड बाय सन दैट इज रिसीव्ड ऑन अर्थ, मैंने सूरज द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा जो धरती पे आती है, नहीं। और तीसरा क्या है? तीन ही ऑप्शन दिया है इसमें, मेजर्ड इन लक्स, नहीं, तो लक्स भी इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन ये है कि रेट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की दर रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, जो प्रकाश ऊर्जा के रूप में रेडिएट होती है। देखिए तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए अभी आज इतना रहने दीजिए, काफ़ी कुछ MCQ भी आपने कर लिया, तो ऐसे मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको ऐसे ही तैयारी करा दूंगा, ठीक है। पढ़ाऊँगा, उससे आपको नॉलेज हो जाएगा, सेमेस्टर की एक तरह से तैयारी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगा। वो तो पढ़ना पहले जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओगे तो कुछ बच्चे करते सर क्वेश्चन ही बता दीजिए, अरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब्जेक्ट अजीब तरह से आपको लगने लगेगा। अब ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लो फिर उसका क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। इस सब्जेक्ट को देखो, ये सब्जेक्ट लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसका सिलेबस है ना, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल, मतलब पहले चैप्टर का काफ़ी कुछ पोर्शन जो है मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है।
अब यहाँ पे देखिए, तो ये सब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेचर ऑफ लाइट, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व, ठीक है, ये सब पूरा कंप्लीट हो गया। वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफिनीशन, ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। मतलब इधर के शुरुआती टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। आज तो अभी स्टार्टिंग था। अब मतलब 6 ही चैप्टर हैं इसमें, ज़्यादा मतलब इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मुझे जल्दी से 10 से 12 लेक्चर में ही इसको खत्म करना है मुझे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और सुन लीजिए। अब इसके बाद मैं इसका पेड लेक्चर दूंगा, मतलब ये तो फ्री रहेगा, इसके बाद मैं इसका पेड लेक्चर लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।